बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग वाला मामला है, अदालत में कितना सीरियस था यह हमने देखा था, लेकिन अब ये उससे ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इसमें धमकियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये मामला ज़्यादा सीरियस हो रहा है। बहुत अहम लोगों को धमकियां मिल रही हैं। तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ, और ये तकाजा करती है सूरत हाल कि अब हम इस पर बात करें। वैसे भी इस पर बहुत बात हो रही थी, लेकिन ये जो धमकियां मिलने का मामला, इस पर बात की जाए। और किसी भी तौर पर हम ये ना करें कि हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए किसी की जान लेने वाले बन जाएं। वो जो कहा गया था इफ्तिखार आरिफ साहब की जानिब से, शहर गिल के खसो खाशाक से खौफ आता है, जिसका वारिस हूँ उसी खाक से खौफ आता है। रहमत सैयद लौलाक पे कामिल ईमा, उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। तो वो सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गई है वो सूरत हाल। ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग, बराह रास्त समातें आपने देखी, फिर कमीशन बनाने की सिफारिश आपने देखी। अब उसके बाद इस मामले में धमकियां बाकायदा तौर पर दी जा रही हैं। क्या हो रहा है, मैं आपके सामने तमाम सिचुएशन रख देता हूं। इस मामले में साद रिजवी साहब, खादिम रिजवी साहब के साहबजादे, लब्बैक के सरबरा साद रिजवी साहब जो हैं, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर यूं समझ लीजिए कि धमकी दी है और कहा है कि गाजी इल्मुद्दीन का छुरा काफ़ी है। और उसके अलावा उन्होंने एसएमजी की बात की कि मुमताज़ कादरी के एसएमजी काफ़ी है। क्या कह रहे हैं साद रिजवी साहब और किसको धमकियां दे रहे हैं, ज़रा पहले ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਡੇਢ ਫੁੱਟੇ ਪੌਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਧਰੇ ਜੋਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਲਾ ਨੇ ਜਿਸ ਜਵਾਬਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਾਜ਼ੀਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੀ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਕੀਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦੀ ਐਸਐਮਜੀ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਇਲਮੁद्दीन ਦਾ ਛੁਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਨਾਮੂਸ ਰਿਸਾਲਤ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉਜੜ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। तो ये साद रिजवी साहब हैं, और साद रिजवी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि गाजी इल्मुद्दीन का छुरा, मुमताज़ कादरी की एसएमजी, 1.5 फुटा जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा हुआ। ये केस सरदार एजाज इसहाक साहब, एक बड़े अपराइट और प्रिंसिपल वाले जज, वो सुन रहे हैं। अब इस मामले में एक हमने साद रिजवी साहब को देखा, एक इससे पहले फर्रुख खोखर को जमात में शामिल करते वक्त फजलुर रहमान साहब ने खिताब किया। फजलुर रहमान साहब ने खिताब करते हुए कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को कहता हूं, अपना फैसला चाटो, वरना हम मजबूर करेंगे कि तुम अपना फैसला चाटो, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के जज को मजबूर किया था कि वो अपना फैसला चाटे, और उसने अपना फैसला चाटा था। ये फजलुर रहमान साहब ने बात की। अब फजलुर रहमान साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, उस मौके पर भी एक जज को, काजी फायज ईसा को धमकियां मिली थी, वो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। लेकिन धमकियां सिर्फ सरदार एजाज इसहाक साहब को नहीं मिल रही। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई साहब, वो इस मामले में बिल्कुल एक मुख्तलिफ मौक़िफ़ के साथ आए हैं। उन्होंने आकर लिखा है, मुझे इनबॉक्स में धमकियां ना दें। ट्विटर पे लिखा उन्होंने, कमीशन के सामने पेश होकर शफाफ तहकीकात का हिस्सा बने। यानी एक उन्होंने बताया कि कमीशन की तहकीकात शफाफ हैं। कोई वकील अगर दफ़ा 302 यानी कत्ल का मुकदमा कातिल की तरफ से लड़ रहा है, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वकील 302 कानून को बुरा मानता है और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। एन इसी तरह अगर कोई वकील 295C में गिरफ्तार मुलजिम की वकालत कर रहा है, तो वो उस कानून के खिलाफ नहीं। ये बारीकियां समझें।
ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप उसी वक्त हार चुका है जब 42 समातें लाखों लोगों ने बराह रास्त देखी। ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप हार चुका है, मुफ्ती पोपल जई साहब ये कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कमीशन की समातें भी बराह रास्त दिखाई जाएं। तो ये मुफ्ती साहब का कहना है। अब इस मामले में मैंने आपसे अर्ज किया था कि ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग क्या है, जरा आसान से लफ्जों में मैं आपको समझा देता हूं। फिर काजी फाइज ईसा को जो धमकियां मिली थी, जो फजल रहमान साहब कह रहे हैं ना चाटो अपना फैसला, वो भी मैं अभी आपके सामने बता दूंगा। लेकिन ये जो ब्लास्फेमी बिजनेस गैंग है, इसको जरा मैंने एक रिसर्च की सूरत में आपके सामने समराइज किया, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ये आपको तवील लग सकता है। देखिए ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है, पाकिस्तान में तौहीन मजहब के कवानीन का गलत इस्तेमाल किया, इसने लोगों को फंसाया, ब्लैकमेल किया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने का इल्ज़ाम आयद किया। इस ग्रुप के बारे में दावा है कि ख़ास तौर पर नौजवानों को हनी ट्रैप इसने किया है और फिर उनसे पैसे बटोरे हैं, उन्हें जेल भेजा है, हत्ता कि बाज़ औक़ात उनके कत्ल तक का सबब बनता है ये ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप। इस गिरोह के बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार भी मुलव्वस हैं जो इसे तहफ़्फ़ुज़ या सहूलत फराहम करते हैं। अब ये हनी ट्रैप का तरीक़ा और इनके काम करने का तरीक़ा क्या है, ये सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, टेलीग्राम पर ये ग्रुप बनाते हैं, लोगों को भेजते हैं कोई मैसेज, डिलीट करते हैं और फिर कहते हैं वो उसने क्या भेजा था, ज़रा भेजना। जब वो ज़रा भेजना पे अमल करते हुए भेज देता है तो फिर पता चलता है कि वो गुस्ताखाना मवाद था और आपने भेजा है गुस्ताखाना मवाद। फिर ये कहते हैं कि अब आप जो है वो फंसेंगे, आपके खिलाफ पर्चा होगा, पैसे बटोरे हैं ऐसे लोगों ने। एक खातून है ईमान, इस खातून का जो बज़ाहिर बताया गया नाम था, असल नाम जो है वो कोमल इस्माइल है, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इसका ताल्लुक़ है। ये लोगों को हनी ट्रैप करती थी, चैटिंग करती, वीडियो या तस्वीर मांगती, फिर उन्हें मिलने के लिए बुलाती, अगवा भी कर लेती। अगवा के बाद मुतासरीन पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया जाता, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, उनसे पैसे बटोरे जाते, बाज़ औक़ात उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाकर जेल भेज दिया जाता या उनके कत्ल का बंदोबस्त किया जाता। अब इस सिलसिले में हुआ ये कि FIA के कुछ एहलकारों का भी नाम आया कि वो इस सिलसिले में मुलव्वस है। ये गिरोह जो है बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह है और इसका नेटवर्क इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, कराची में और कुछ दीगर बड़े शहरों में फैला हुआ है। इस गिरोह ने अब तक 450 से ज़ायद मुतासरीन और कम से कम 5 अफराद का कत्ल, ये अब तक की मालूमात सामने आ रही हैं जो इस गिरोह ने किया है। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सरदार एजाज इसाक साहब की अदालत में क्या हो रहा है, वो इसकी कार्रवाई सुन रहे थे। इस केस को पाकिस्तान की 78 साल तारीख का सबसे बड़ा केस करार दिया गया और कमीशन के क़याम के लिए उन्होंने अहकामात जारी कर दिए। ये उनकी अदालत में हुआ। अब हमारे सामने सिचुएशन ये है कि सरदार एजाज इसाक साहब जो हैं उनको धमकियां मिल रही हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये जो फजल रहमान साहब ने कहा था चाटो अपना फैसला चाटो, तो ये क्या माजरा था, ये काजी फाइज ईसा का मामला था। काजी फाइज ईसा के मामले में उनको धमकियां मिली थी क्योंकि ये सितंबर 2023 से अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहे थे। एक अदालती फैसला इनका वो मजहबी हलकों को इश्तियाल दिला गया था और उसके बाद लब्बैक के एक रहनुमा ने काजी फाइज ईसा को वाजिबुल कत्ल करार दिया। तो हुआ ये कि जब काजी फाइज ईसा वाजिबुल कत्ल करार दिए गए, सैयद ज़हीरुल हसन शाह लब्बैक के वाइस प्रेसिडेंट, उनकी जानिब से 28 जुलाई 2024 को, और उन्होंने कहा जो सर काट के लाएगा इनाम दूंगा, कैश इनाम। तो 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया था। हुआ क्या था, काजी फाइज ईसा साहब को धमकी देने वाले के खिलाफ हुकूमत मुतहरिक हुई थी, गिरफ्तारी हुई थी और साथ में इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है वो एक अलग अंदाज में मुतहरिक हुई और उसने कहा कि ये जो किया जा रहा है जज के खिलाफ, ये नहीं किया जा सकता। किसी मुसलमान के कत्ल का फतवा सर काट के लाओ, ये नहीं किया जा सकता। तो काजी फाइज ईसा के मामले में तमाम उलमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे मुजाहिरा वगैरह करने के बाद, और फिर वहां काजी साहब जो है उन्होंने कहा आप बताइए क्या करना है, और फिर जो कहा गया वो फैसला दिया गया। इससे फजल रहमान साहब कह रहे थे फैसला जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने चाटा था वैसे ही आप फैसला चाटेंगे। और बात किसकी हो रही है, बात हो रही है सरदार एजाज इसहाक साहब की। अब मैं आपसे अर्ज करूं
کہ پہلے جب قاضی فائزہ کا معاملہ آیا تو حکومت متحرک ہوئی، پولیس متحرک ہوئی اور اسٹیبلشمنٹ متحرک ہوئی۔ یہاں سردار اعجاز اسحاق صاحب کا معاملہ ہے، جن سے اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، جن سے حکومت ناراض ہے، اسی لیے ان کی عدالت میں ججز لا کے بھرتی کیے گئے، اور سردار صاحب ہوئے، طارق محمود جہانگیری صاحب ہوئے، سمن رفت امتیاز صاحبہ ہوئیں، ان کے ساتھ ڈوگر صاحب ہوئے، یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ معاف کیجیے گا بابر ستار صاحب ہوئے، میں ڈوگر صاحب کیا گیا، بابر ستار صاحب ہوئے، تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ زیر عتاب ججز، اور ڈوگر صاحب اور ان کے ساتھی لا کر بٹھا دیے گئے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا۔ تو اگر بات تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تو حکومت متحرک ہوئی، لیکن یہاں سردار اعجاز اسحاق صاحب، ان کے لیے حکومت متحرک نہیں ہو رہی، کوئی ادارہ متحرک نہیں ہو رہا۔ یہ گرفتاری کے احکامات وغیرہ یا سعد رضوی کو روکا جائے، فضل الرحمان صاحب کو بتایا جائے کہ یہ آپ غلط کریں، یہ نہیں ہو رہا۔ تو سردار اعجاز اسحاق صاحب نے اپنی عدالت میں صاف طور پر بتایا کہ ہم ان متاثرین کے ساتھ جن کو پھنسایا گیا ان کے ساتھ ہیں، ہمیں توہین رسالت کا جو قانون ہے اس قانون سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ قانون ٹھیک ہے، یہاں ان لوگوں کو پھنسایا غلط گیا ہے، یہ کیس ہے جو ہم سن رہے ہیں، ہمارا اس قانون سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن اسے بھی گستاخی کا معاملہ بنا کر سردار اعجاز اسحاق صاحب کے لیے ہمارے ہاں کچھ سیاستدانوں نے باقاعدہ طور پر سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں، اور اب اتنی خوفناک دھمکیاں کہ ایس ایم جی کافی ہے، چھرا کافی ہے، اور ہم جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قانون کے مطابق عمل درآمد کریں گے، یہ سعد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ریاست میں ہیں تو آپ ریاست کے قوانین کے مطابق آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔